नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान समकालीन कहानियों में बदलते मूल्य और संवेदनहीनता में आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसी भी समाज में वहाँ के विचार, धार्मिक मान्यताएं, संस्कृति, भाषा इस प्रकार से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग कर पाना असंभव है। समय के साथ जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की मान्यता प्राप्त मूल्यों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाती, अतः वह नित्य नए नए मूल्यों का अन्वेषण करने लगती है। आज चिरंतर मूल्यों का अस्तित्व मानो संकट में है। साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज को उद्घाटित करता है और इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के कारण साहित्य में भी निरंतर परिवर्तन देखे जा सकते हैं। त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, ममता इत्यादि हमारे चिरंतन मूल्य हैं। सूर्यबाला की लाल पलाश के फूल कहानी में चोरी की चांदी को गलाकर और झूठ बोलकर धनी हुए सेठ किशोरी लाल को पुलिस सम्मानित करती है और इसके ठीक विपरीत ईमानदार राखन बाबू को दंड स्वीकार करना पड़ता है। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य मूल और यत से निष्पन्न शब्द है, जिसका अभिप्राय है किसी वस्तु के विनिमय में दिया जाने वाला धन, दान, बाजार भाव इत्यादि। यह मूल्य पद का अभिधेय है। क्रमशः मूल्य पद के अर्थ में विस्तार हुआ। आज यह मानदंड के अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगा है। संस्कृति जैसे सूक्ष्म भाव के आधारभूत तत्वों को, जिनसे किसी समाज की सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होता है, मूल्य कहा जाने लगा। मनुष्य जब तक स्वार्थ का परित्याग नहीं करेगा, तब तक नैतिक मूल्य दबे रह जाते हैं। आज मूल्य अपना अस्तित्व ही खो रहे हैं। हम भूल रहे हैं प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा इत्यादि जिन शाश्वत मूल्यों की बात हम परंपरा से करते आ रहे हैं, ये मूल्य ही हमें मनुष्य बनाते हैं। जब मनुष्य जीवन में मूल्यों का विघटन होने लगता है, तब व्यक्ति पशुत्व से भी नीचे उतर आता है। हेतु भारद्वाज की अनुबंध रचना नारी के त्याग और उदात्त चरित्र को रेखांकित करती है। अविवाहित अर्चना मूल्य संक्रमण के इस युग में अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। वह अपने ऑफिस में बॉस के बच्चों के साथ ममत्वपूर्ण संबंध स्थापित करती है। बॉस की पत्नी के देहावसान के उपरांत बच्चों के प्रति मोह के कारण, प्रेम के कारण वे स्वयं आगे बढ़कर बॉस से विवाह का प्रस्ताव रखती है। बॉस से स्वीकृति मिलने पर वे अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर बॉस के सामने एक शर्त रखती है। वे कहती है, मेरी भी एक शर्त है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी और अपने वेतन से एक भी पैसा आपको नहीं दूंगी, वह मैं अपने पिता को भेजूंगी। कुलदीप बग्गा की उपयोग कहानी पुरुष सत्तात्मक समाज में
पुरुष के नारी के प्रति दृष्टिकोण को उद्घाटित करती है। कहानी में जितेंद्र ये मानता है कि नारी की सार्थकता केवल अपने जीवन में आए हुए पुरुष को प्रसन्न रखने में है और इसीलिए वह अपनी सुंदर पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाध्य करता है। मणि मधुकर की कहानी सत्यवान दरकते हुए दाम्पत्य जीवन को अभिव्यक्त करती है। दाम्पत्य संबंध ऐसा संबंध है जिसका आधार विश्वास पर टिका होता है। यदि पति पत्नी के मध्य विश्वास नहीं होता तो संबंधों में आई एक छोटी सी दरार को खाई बनते देर नहीं लगती है। सत्यवान शुक्ला की पत्नी कपिला के एक मंत्री के साथ अनुचित संबंध है। वह अपने पति से मुक्त होने के लिए उसे विष देने में भी संकोच नहीं करती। भाग्यवश शुक्ला बच जाता है। अपने इस अनुचित कृत्य को छुपाने के लिए कपिला अपने पति को समझाने का प्रयास करती है कि वह उससे बहुत प्रेम करती है और हॉस्पिटल का डीलक्स रूम और शुक्ला के इलाज के लिए जितनी भी भाग दौड़ है वो मंत्री की कृपा से ही हुई है और शुक्ला जी को इसलिए ना मंत्री पर ना अपनी पत्नी पर किसी पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। आज मूल्य इतने बदल चुके हैं कि एक पत्नी अपने कामेच्छा के लिए अपने पति को विष देने के लिए भी तैयार हो जाती है। उसे कहीं पर भी कोई संकोच नहीं है और वो अपने कृत्य के लिए शर्मिंदा भी नहीं है, अपितु कुतर्क के माध्यम से अपने कृत्य को सही साबित करने का प्रयास करती है। पारिवारिक संबंध निरंतर बिगड़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने व्यक्ति को इतना स्वार्थी बना दिया है कि संबंध उसके लिए केवल एक सेतु पुल का काम करने लगते हैं। भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी याद करिए, जिसमें अनपढ़ ग्रामीण बूढ़ी माँ श्यामनाथ के लिए घर के फालतू सामान की तरह हो जाती है, जिन्हें बॉस के घर आने पर छुपाना अनिवार्य था। किंतु वही माँ जब बॉस के कहने पर एक दुशाला बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो श्यामनाथ की नज़र में उनका मूल्य बढ़ जाता है और वो अपनी माँ को प्यार करने लगते हैं। इसी प्रकार बीच के लोग वापसी कहानियों में धन प्रभुत्व की कामना के कारण किस प्रकार से घरों में बुजुर्गों से युवा पीढ़ी बगावत कर रही है, अभद्र व्यवहार कर रही है, इसको लेखकों ने अंकित किया है। यहाँ ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि पिछली पीढ़ी को भी ये बात समझनी होगी कि समय के साथ उन्हें भी अपने चरित्र में, अपने विचारों में बदलाव लाना है। यदि अभिभावक हर समय बच्चे को गलत घोषित करते रहेंगे, हर समय उनके कामों में कोई ना कोई गलती निकालते रहेंगे, तो बच्चे एक सीमा के बाद उनसे अलग हो जाएंगे, उनका विरोध करने लगेंगे। इसलिए अगर बच्चों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा आदर करें, तो हमें भी उनके बराबर उतरकर उनके विचारों को समझने का कम से कम प्रयास ज़रूर करना चाहिए। रमेश बख्शी की कहानी है पितृ ऋण। इसमें पिता बेटे को केवल इसलिए क्रोधित रहता है क्योंकि वह प्रेम विवाह करना चाहता है और कोई कारण नहीं है, किंतु
पिता को ये लगता है कि ये तो उसका अधिकार क्षेत्र था कि वो पसंद करके अपने घर में पुत्र वधू लेकर आए। बच्चे ने इतनी हिम्मत कैसे की कि वो प्रेम करने का साहस कर सका, और यही पिता पुत्र के मध्य विभाजक रेखा खींचने का कार्य करता है। रमेश बख्शी की ही एक और कहानी है, पिता दर पिता। इस कहानी में पिता पुत्र के मध्य का तनाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों के मध्य की दरार खाई का रूप ले लेती है, और बेटा आक्रोश में भरकर ये कहने के लिए विवश हो जाता है, मैं किसी भी पुत्र के रूप में जब अपने को देखता हूँ और पिता के कारण खंडरों में बैठे अपने अकेले भविष्य की तस्वीर सामने आती है, तो इतना बूढ़ा हो जाने पर भी एक ही तबीयत होती है कि किसी पिता की हत्या कर दूं। कितनी बड़ी बात है कि पुत्र अपने पिता की हत्या तक करने की कामना करने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? कारण केवल इतना ही समझ में आता है कि जब पिता हमेशा ये समझते हैं, या माता पिता दोनों के लिए आप ये बात समझ सकते हैं, कि जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं या जैसा जीवन हमने अब तक जिया वही एकमात्र मापदंड होना चाहिए, उससे इतर बच्चे की कोई आकांक्षा, कोई अभिलाषा, कोई इच्छा, कोई सपने नहीं हो सकते, तो वहाँ पर टकराहट होना लाजमी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत निकटतम संबंधों में भी स्वार्थ ने जन्म ले लिया था। ये संबंध कौन से हैं? पति पत्नी का संबंध, माँ बच्चों के बीच का संबंध, प्रेमी प्रेमिका का संबंध, भाई बहनों का संबंध। इन सभी इतने आत्मीय संबंधों में जो रिश्ते थे वो देन लेन पर आधारित होने लगे। कमलेश्वर की देवा की माँ, शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ और मोहन राकेश की आद्रा, इन सभी कहानियों में त्यागमयी, ममतामयी माँ और बच्चों के संबंधों को लेखकों ने लिपिबद्ध किया है। ज्ञान रंजन की कहानी अमरूद का पेड़ में माँ की रूढ़िवादी सोच उसके और बेटे के मध्य एक तनाव और एक ऊब का वातावरण उत्पन्न कर देती है। दूधनाथ सिंह की कहानी रक्तपात में पुत्र अपनी माँ की पीड़ा को समझता है, किंतु वो भावुक नहीं है। वो भावुकता में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर नहीं रहता। वो इतना प्रैक्टिकल है, वो इतना चेतन है अपने अस्तित्व के लिए कि वो माँ को माँ के दर्जे पे रखना चाहता है, और उसके साथ साथ वो समानांतर रूप से अपने जीवन को भी व्यवस्थित करने में संकोच का अनुभव नहीं करता। विजय चौहान की कहानी है मुक्ति। इसमें माँ मोह के कारण पुत्र पर एकाधिकार चाहती है, और इस आधिपत्य की भावना के कारण एक समय सीमा के उपरांत पुत्र का दम घुटने लगता है, और वो सोचता है जो स्त्री उसके सामने बैठी थी वह कभी उसकी माँ थी। वह उस माँ को प्रेम करता है जब वह जवान थी, सुंदर थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, अतः माँ से प्यार नहीं करता है। ईश्वर शरण सिंघल की कहानी नहीं नहीं कि मणि पुत्र को सुरक्षित भविष्य देने के लिए पति की मृत्यु के उपरांत एक कोने में बैठकर रोना धोना स्वीकार नहीं करती। वो जल्दी ही उस वेदना से अपने आप को उबारने का प्रयास करती है, नौकरी करने लगती है
और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने बेटे को डॉक्टर बनाती है। यह अलग बात है कि वही बेटा अपने विवाह के बाद माँ को अकेला छोड़कर चला जाता है। माँ बेटी के संबंधों में व्यक्त करने वाली कहानियों में अमरकांत की असमर्थ हिलता हाथ, भीष्म साहनी जी की कटघरे, गिरिराज किशोर की चूहे को इन कहानियों को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। इन सभी कहानियों में रूढ़िवादी सोच के परिणाम स्वरूप माँ बेटी के प्रेम संबंधों को स्वीकार नहीं करती और उसे मारती है, उस पर अत्याचार करती है, उसको ताने मारती है और इसलिए बेटी भी सभी मर्यादाओं को त्याग कर सामने से प्रतिकार करती है। गिरिराज किशोर की चूहे कहानी की सविता अपनी माँ के व्यवहार से इतना आक्रोश में भर जाती है कि उसे बिना किसी संकोच के पलटकर जवाब देती है। आप हमेशा यही समझती हैं, लड़का लड़की मिलते ही वही कुछ करने लगते हैं। आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं। एक समय था जब हम पुरुष और नारी, बेटी और बेटे में बहुत ज़्यादा विभाजक रेखा खींच देते थे और हम लड़कियों को कहते थे कि ये तुम्हारे काम है, लड़कों को कहते थे तुम्हारे काम हैं। किंतु आज समय के बदलाव के कारण बेटियां भी वो सभी काम करने लग गई हैं जिनके लिए हम बेटों पर निर्भर रहते थे और इसीलिए आज ये दोनों ही जेंडर के लोग आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं। जब सविता की माँ उसके पिता के साथ होती है तो मानो वो अपनी माँ से बदला लेने के लिए कमरे की बत्ती जलाकर चीखने चिल्लाने लगती है और उन्हें इस प्रकार से तंग करके उसे आंतरिक संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। कह सकते हैं कि इन कहानियों में परंपरागत मूल्यों से मुक्त होने की तिलमिलाहट दिखाई देती है। सबसे जटिल संबंध, अगर कोई संबंध माना जाए तो वो पति पत्नी का संबंध होता है, जहाँ घृणा, त्याग, विश्वास, प्रेम, उत्सर्ग, सेवा, संघर्ष, ये सभी भावनाएं कमोवेश रूप में साथ साथ दिखाई दे सकती हैं। स्वातंत्रोत्तर नारी अब अपने पति की परछाई बनकर जीना नहीं चाहती। उसको उस लक्ष्मण रेखा से विरोध है जो उसकी ही सुरक्षा के लिए लगाया गया हो। वो हर कदम, हर दूरी, हर संघर्ष खुद अनुभव करना चाहती है और उसके परिणामों को भी भोगने के लिए तत्पर है। वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व, इच्छाओं, आकांक्षाओं को महत्व देने लगी है और इसीलिए उसके और पुरुष के मध्य टकराव की स्थिति निरंतर बनी रहती है, क्योंकि आज भी कितना ही पढ़ा लिखा पुरुष क्यों ना हो, वो पत्नी के ऊपर एक कदम ही चाहे पर अपना आधिपत्य रखना चाहता है। वो चाहता है कि अंतिम वाक्य जो है, अंतिम सत्य जो है, वो उसके द्वारा ही स्थापित किया गया हो। इस नई उभरती हुई नारी को लेखकों ने अपनी कहानियों में अंकित किया है। राजेंद्र यादव की एक कमजोर लड़की दाम्पत्य जीवन में तीसरे के आने से उभरने वाले तनाव को अभिव्यक्त करती है। सविता अपने पति लोकेश के साथ साथ प्रेमी नेता प्रमोद से भी संबंध बनाए रखती है। यहाँ एक बात और हमें ध्यान देनी होगी कि इस नई उभरती नारी के लिए कोई भी संबंध, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, वो अंतिम सत्य के रूप में उसकी जिंदगी में नहीं आता। अगर
कहीं पर भी उसको तनाव दिखाई देता है, द्वंद्व दिखाई देता है, तो वो घुट-घुट कर जीने की जगह, निरंतर समझौते करते रहने की जगह, वो उस संबंध से अलग होकर अपना जीवन स्वतंत्र रूप में जीने में भी विश्वास करने लगी है। अब शायद वो ज़माने ख़त्म होने लगे हैं जब हम कहते थे कि विवाह 7 जन्मों का एक पवित्र रिश्ता है, इसे हमें हरदम बचा कर रखना है। आज वो कहती है कि अगर बचाने का दायित्व है तो वो दोनों के ऊपर होना चाहिए, केवल स्त्री के कंधे के ऊपर किसी भी संबंध का दायित्व हम नहीं डाल सकते। धर्मवीर भारती की कहानी है सावित्री नंबर 2। इस कहानी की सावित्री अपने पति पर संदेह करती है और इसी चिंता में घुलती रहती है। मोहन राकेश की एक और जिंदगी। इस कहानी में वीणा के अहंकार के कारण वह और उसका पति प्रकाश अलग अलग रहने लगते हैं। इन कहानियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कई बार पति ही गलत हो, पत्नी भी अकारण संदेह करती है, या आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब वो भी आर्थिक रूप से इतनी स्वतंत्र हो चुकी है कि अपने और अपने बच्चों का दायित्व वहन कर सके, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अहंकार की भावना ने जन्म ले लिया है। अब वो समकक्ष रहकर तो बात स्वीकार करती है, किंतु अगर कोई उससे आधिपत्य से बात करे, अधिकार पूर्वक बात करे, तो वो उसको सहन नहीं कर पाती। और यही छोटे छोटे अहंकार, छोटी छोटी बातें अलगाव की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी में पत्नी पारंपरिक रीति रिवाजों को मानती है, जबकि उसका पति आधुनिक विचारधारा से युक्त है। अतः भिन्न मानसिकता के कारण भी दोनों में अलगाव उत्पन्न हो जाता है। राजेंद्र यादव की टूटना कहानी में निम्न वर्गीय किशोर और संपन्न परिवार की लीना में प्रेम संबंध है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, किंतु किशोर की आर्थिक स्थिति लीना की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली को पूरा करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए दोनों में विच्छेद हो जाता है। कारण स्पष्ट है कि कई बार विचारों की भिन्नता, आर्थिक रूप से दोनों का समान ना होना, वैचारिक दृष्टि से दोनों का समान ना होना, या दोनों की आयु में बहुत अधिक फासला होना, ये सभी कारण हैं जो कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में दरार उत्पन्न करते हैं। श्रीकांत की लाल और सफ़ेद खून का फर्क कहानी में 3 भाइयों के स्वार्थ के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है। मंझला भाई आर्थिक दृष्टि से अपने दोनों भाइयों से कमतर है। छोटा भाई गोविंद उसके त्याग और सेवा को याद कर उसकी सहायता करता है, किंतु सबसे बड़ा भाई तटस्थ ही रहता है। इस कहानी में हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से संयुक्त परिवारों का जब विघटन होना शुरू हुआ, एकल परिवारों ने जन्म लेना शुरू किया, तो उसके बीच में जो भाइयों के बीच में सौहार्द की भावना थी, प्रेम की भावना थी, अपनत्व की भावना थी, उन सब में भी दरार आनी शुरू हो गई। अपने अगले वक्तव्य में हम कुछ और प्रतिष्ठित कहानीकारों की रचनाओं के माध्यम से मूल्य विघटन और संवेदनहीनता की स्थितियों को कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।